हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून। आज का इस आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का संप्रत्यय के ऊपर बात करेंगे। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। और टेट सीटेड दोनों में ही बुद्धि के ऊपर काफ़ी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। सो इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा और इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन हो दी जा रही है उस पर बहुत ही बारीक नज़र रखिएगा। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। मैं काफ़ी कोशिश करूँगा कि आपको शॉर्ट में ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो बुद्धि का संप्रत्यय है ये चैप्टर। बुद्धि क्या है? यूनिफॉर्म ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है बुद्धि की बेस्ट डेफिनेशन ऑफ वन वर्ड। इसमें अगर हम देखना चाहें तो हम कह सकते हैं बुद्धि प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की बात आए, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब कोई समस्या होगी तो उसका समाधान करने के लिए हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, ठीक है। रीज़निंग लगाएंगे कि कैसे हम जो है किसी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। रीज़निंग सोचेंगे। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो चीज़ दिखती नहीं है, मतलब अमूर्त चिंतन करेंगे, ठीक है। अडॉप्शन टूवर्ड इन्वायरमेंट से अडॉप्ट करेंगे कुछ चीज़ों को। टू अंडरस्टैंड थिंग, और चीज़ों को कैसे समझते हैं, कैसे लेते हैं, उनको किस तरीके से, उनसे क्या फाइंड करते हैं, तो उस चीज़ के बारे में ये सारा काम बुद्धि के द्वारा ही होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वर्ड प्रायः बुद्धि के संदर्भ में आया है। कौन सा वर्ड? इंटेलिजर और इंटेलिजिया। इंटेलिजर और इंटेलिजिया, जिसका मतलब है टू अंडरस्टैंड, समझने की क्षमता। मैं आपको यहाँ पर मार्क करके दिखाता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये इंटेलिजिया है और ये इंटेलिजर। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि समझना। पहली बार बुद्धि पर काम करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? फ्रांसिस गाल्टन। इनको फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है। और एक सेकेंड, इन्होंने बुक लिखी थी हेरिडिटी जीनियस। कौन सी बुक लिखी थी? हेरिडिटी जीनियस नाम की बुक लिखी थी, ये वाली। तो और यहाँ पर 1905 में बुद्धि का जो संप्रत्यय दिया था, बिने साइमन ने इंटेलिजेंस टेस्ट पे काम किया था, ठीक है। सबसे पहले बुद्धि पे काम जो है, टेस्ट के बारे में अगर बात आएगी तो बिने साइमन का नाम आएगा। 1905 में बिने साइमन ने इंटेलिजेंस टेस्ट पे काम किया था, लेकिन संप्रत्यय बुद्धि पे सबसे पहला काम जो है फ्रांसिस गाल्टन ने किया है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहला टेस्ट इंटेलिजेंस जो 14 साल के बच्चों के लिए था, मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट दिया था बिने साइमन ने 1908 में दिया था। बिने साइमन दोनों व्यक्तियों ने टेस्ट पे काम किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आपको इसके और भी कॉन्सेप्ट बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1912 में जो है विलियम इंस्टर्न, इन्होंने काम किया था। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चन दिया था इन्होंने। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चंस जो है वो दिया था। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय दिया था, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट संप्रत्यय 1916 में लुइस टर्मन ने दिया था। संप्रत्यय ऑफ, पहली बार इसको यूज़ कर रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर को, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। ये वाला जो है 1916 में लुइस टर्मन ने जो है फाइनल कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था। किस चीज़ का? आईक्यू का। आईक्यू बराबर MA अपॉन CA अपॉन इंटू 100। तो आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। मेंटल एज
जो मानसिक आयु होती है उसको कहते हैं मेंटल एज, और क्रोनोलॉजिकल एज जो होती है वो सीए होती है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज। एक बच्चा जो 8 साल का है जिसकी मेंटली एज 12 साल है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 1900 ये दिख रहा है, तो मेंटल एज 12, वास्तविक आयु 8 ये, और इंटू 100, ठीक है। अब इसके कर्व को भी समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये कर्व दिया गया है NPC, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जो कि इस तरीके से दिखता है ये, ठीक है। एवरेज ऑफ 67%, मतलब 100 में 67% के पास जो है एवरेज बुद्धि होती है। रेंजुली के अनुसार क्या है, रेंजुली के अनुसार है कि जो बुद्धि, मतलब 3 चीज़ों पे बुद्धि एस्पेक्ट होगी, जैसे कि हाई क्रिएटिविटी, हाई एबिलिटी भी होगी, हाई क्रिएटिविटी भी होगी, और कंपटीशन भी अच्छा होगा। और ये बुद्धि कहाँ से होगी, ये गिफ्टेड होगी, ठीक है। तो ये बुद्धि जो है आपकी गिफ्टेड होगी, ये फिगर आप समझ सकते हैं, रेंजुली के अनुसार है ये। तो अब आप यहाँ पर, मैं आपको आगे ले चलता हूँ। फादर ऑफ इंटेलिजेंस, फादर ऑफ इंटेलिजेंस, फादर ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रांसिस गाल्टन जो है फादर ऑफ इंटेलिजेंस हैं। जहाँ तक टेस्टिंग की जब बात की जाएगी तो विनय साइमन का नाम आएगा। फादर ऑफ इंटेलिजेंस की बात की जाएगी, जब भी फादर ऑफ इंटेलिजेंस की बात की जाएगी तो फ्रांसिस गाल्टन का नाम आएगा, ठीक है। तो बुद्धि बुद्धि को यहाँ पर इन्होंने कैसे समझाया कि ACC, हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी और हाई कंपटीशन, जैसे कि अभी पिछली पेज पे मैंने आपको बताया था, पिछले पेज पे मैंने आपको बताया था कि रेंजुली ने बताया था कि वो गिफ्टेड होगी, ठीक है। तो रेंजुली के अनुसार वो गिफ्टेड होगी। अब यहाँ पे फ्लिन ने जो है ओवर द पीरियड डिकोड हमारी IQ बढ़ती जा रही है। फ्लिन एक पर्सन है वो जो कहते हैं कि अब जो जिस तरीके से ज़माना बढ़ रहा है, जिस तरीके से ज़माना एक्टिव हो रहा है, और मतलब जो आज इनोवेशन पे इनोवेशन हो रहा है, नया ज़माना है, तो अब जो है बुद्धि का लेवल बढ़ता जा रहा है। बुद्धि लब्धि IQ लेवल्स क्या होते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। 90 से 110 है तो एवरेज होगा। यहाँ पर इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं ये बॉर्डर, ये थोड़ा इंग्लिश में है, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है क्योंकि अगर हिंदी के वर्ड होते हैं तो थोड़ा समझ में नहीं आ पाता है क्या मतलब, मुझे तो इंग्लिश में ही अच्छा लगता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चंस के बारे में जो है, अगर आप यहाँ पे रफली नज़र डालेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नियर जीनियस और जीनियस, जीनियस और जीनियस के बीच अगर होगा तो कितनी होगी, 140। वेरी सुपीरियर होगा तो 130, सुपीरियर होगा तो 120 से 129, एबव होगा तो 110 से 119, नॉर्मल होगा, नॉर्मल और एवरेज होगा तो 90 से 109 तक होगी। बिलो एवरेज होगा तो 80 से 89 होगी, और डल होगा या बॉर्डर लाइन होगा तो ये वाली ये अवस्था होगी आपकी, एक सेकेंड, डल होगा तो आपकी ये अवस्था होगी 70 से 89, ठीक है। और यहाँ पे अगर मोरॉन होगा, प्रीलिमिनेटेड एंड मोरॉन, मतलब बहुत ही कम अगर है तो ये 50 होगी, ठीक है। और इम्बेसिल होगी 25, और इडियट जो है वो आपका 0 से 24 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन भी है यहाँ पर एक, कि एक बुद्धि परीक्षण में 16 साल के बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी, कितनी होगी। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं मुझे। यहाँ पर देखिए ऐसा है कि सूत्र हम जानते हैं, IQ बराबर MA/CA इंटू 100, ठीक है। तो IQ हमें क्या निकालना है, मानसिक आयु निकालना है। तो मानसिक आयु हमें जब निकालना है तो हम उसका
उसकी हमें बुद्धि लब्धि के 16 साल के बच्चे यानी कि हमें क्रॉनिकल एज दी हुई है, ठीक है। 16 साल क्रॉनिकल एज है, मानसिक आयु निकालना है, हमें एम ए निकालना है, ठीक। 2 और ये दो, 2 पंजे 10 और 50, फिर ये 2 चक्कू 8, 2 25 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे ना। फिर ये कटेगा नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा 75, यहाँ पर जगह नहीं है ना, 75 गुणे बटे 25, 25 गुणे 4, 25×3 = 75, और ये बचेगा 4। यहाँ पे कलर बदल के आपको दिखा रहा हूँ, ये 3 बचेगा, ये 4 बचेगा, 4×3 = 12, तो ये 12 जो है उसकी एज होगी, ठीक है। तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन इतना पीसीए यानी प्रैक्टिकल, और आपका ये क्रिएटिव एनालिटिकल, ठीक है। पी से प्रैक्टिकल, सी से क्रिएटिव और ए से एनालिटिकल, ये तीनों चीज़ें बुद्धि के अंदर होंगी, ठीक है। अब अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं, ये पूरा स्टैंजा, तो आपकी ये समझ लीजिए कि आपको इनका जो रावन स्टरबर्ग का जो बुद्धि का टायर्किक थ्योरी का जो सिद्धांत है पूरी तरीके समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही पूछता है, ज़्यादातर यहीं से फंसाता है कि ऐसी बुद्धि किस में होगी या ये चीज़ किस में होगी, क्रिएटिव और पोटेंशियल, क्रिएटिव एक्सपेरिएंशियल और प्रैक्टिकल कॉन्टेंशियल एनालिटिकल एंड कंपोनेंशियल, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जल्दी निकलते नहीं हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा आती हैं ये, तो इसको अगर आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छी से समझ में आएगा। जैसे कि पहला है प्रैक्टिकल कॉन्टेंशियल, ये प्रायोगिक है, ठीक है। ये आपको इसको हाईलाइट करते हैं, ये वाला प्रैक्टिकल कॉन्टेक्चुअल प्रायोगिक, और दूसरा है क्रिएटिव एक्सपेरिएंटियल, ये होगी सृजनात्मक, और तीसरी है आपकी जो है वो है आपकी एनालिटिकल कंपोनेंशियल विश्लेषणात्मक जो बुद्धि है, ये आपकी ये होगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल कॉन्टेक्चुअल और क्रिएटिव और एक्सपेरिएंटियल एनालिटिकल कंपोनेंशियल जो है विश्लेषणात्मक बुद्धि पीसीए की बात करने वाले रावन स्टर वर्ग हैं, दैट्स इट, ठीक है। ज़्यादा कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मल्टी फैक्टर थ्योरी यानी कि ईएल थॉर्नडाइक की है ये। मल्टी बुद्धि सामाजिक हो सकती है, मूर्त हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, तीनों चीज़ें की बात करने वाले ईएल थॉर्नडाइक हैं। लेकिन इन्होंने एक चीज़ को नहीं माना है, क्या? जी फैक्टर को नहीं मानते हैं ये, मतलब कि जर्नल सभी में एक जैसा हो। ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं एक साथ, लेकिन जी फैक्टर ही को इन्होंने महत्वता नहीं दी है, ठीक है। अब आपका कौन सा रह गया है? ये आपका थॉर्नडाइक का था मल्टी फैक्टर। अब आपका रह गया थर्स्टन का। थर्स्टन जी प्लीज़ सामने आइए आप। ये आ गया थर्स्टन जी। तो थर्स्टन जी ने बुद्धि के बारे में क्या कॉन्सेप्ट दिया है इसके बारे में बात करेंगे। थर्स्टन का है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत जो है वो है किसका? थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत है। और तरल और ठोस बुद्धि के हैं कैटल, ठीक है। थर्स्टन ने जो बात कही है वो पीएमए की बात की है। एक सेकंड यार, ये हो क्या हो जाता है बार बार, हाईलाइट करने में दिक्कत होती है। इन्होंने पीएमए की बात कही है, ये पीएमए आपको दिख रहा होगा, पीएमए की बात की है। अब यहाँ पर इसको छोटा करना पड़ेगा पेज, इसको हटाना पड़ता है बार बार। तो थर्स्टन ने पीएमए या जीएफटी की बात की, मेथड ऑफ इंटेलिजेंस, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत। लुइस थर्स्टन पीएमए का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, पी से प्राइमरी, एम से मेंटल और ए से एबिलिटी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पी से प्राइमरी, एम से मेंटल और ए से एबिलिटी, समूह कारक सिद्धांत। ये जो है जीएफटी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी बोला जाता है इसको, जीएफटी होती है ये, ठीक है। तो इनको चैलेंज, इन्होंने जो है किसको चैलेंज किया है?
जी फैक्टर को इन्होंने चैलेंज किया, जी फैक्टर को इन्होंने भी चैलेंज किया, जैसे कि थार्नडाइक ने किया था। तो जीएफटी की बात कही है, जी फैक्टर को नहीं माना है, लेकिन जीएफटी की बात कही है। एक ये सॉफ्टवेयर मुझे कुछ ज़्यादा परेशान कर रहा है। जीएफटी की बात की है, ठीक है। जीएफटी पर काम करता है बुद्धि एलिमेंट्स के लिए होती है, बुद्धि एलिमेंट्स में होती है। ये सारे एलिमेंट स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोई एक फैक्टर या एलिमेंट जो प्राइमरी माना जाता है मुख्य रूप से काम करता है। मतलब इन्होंने ये कहा है कि बुद्धि जो है बहुत सारे एलिमेंट्स के ऊपर काम करती है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं बुद्धि में, कोई एक फैक्टर या कोई एक चीज़ जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती, वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती, बहुत से एलिमेंट होते हैं, कोई भी एक प्राइमरी एलिमेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है, अभी मैं हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 7 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ में। 7 तरीके की मानसिक क्षमताएं होती हैं, 7 मुख्य मानसिक क्षमताएं होती हैं। तो पहली क्या है, पहली हो सकती है आपकी स्पेटियल एबिलिटी। पहली आपकी हो सकती है स्पेटियल एबिलिटी, हाईलाइट करने में बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। पहली आपकी होती है स्पेटियल, दूसरी होती है परसेप्चुअल एबिलिटी, और तीसरी होती है न्यूमेरिकल एबिलिटी, चौथी होती है वर्बल एबिलिटी, पांचवी होती है वर्ड फ्लुएंसी, और छठी होती है मेमोरी, और सातवीं होती है रीजनिंग। मतलब स्थानिक भी हो सकती है, परसीव करने की क्षमता, कितना ज़्यादा आप परसीव कर पाते हैं कोई चीज़ को, कितनी जल्दी समझ लेते हैं किसी एक बात को, तो परसीव करने की क्षमता। नंबर एबिलिटी, आप जो है गणित में कितने होशियार हैं, या आप गणित में आपकी एबिलिटी नहीं है तो इनके ही अकॉर्डिंग वो चीज़ आएगी ना, तो नंबर क्षमता, ठीक है। अब ये कंप्रीहेंसिव है यहाँ पर वर्बल एबिलिटी में। तो कंप्रीहेंसिव यानी कितना व्यापक आप सोच रखते हैं कोई चीज़ के ऊपर, क्या आपका नज़रिया, मतलब कोई चीज़ जब आप सुनते हैं तो आपका जो कंप्रीहेंसिव है, कितना कंप्रीहेंसिव कर पाते हैं उस बात को, व्यापकता के अनुरूप उस चीज़ के बारे में सोच पाते हैं कि नहीं। बोलने और समझने की क्षमता, आप लोगों को कैसे कन्विंस कर पाते हैं, लोगों से बात करते हैं तो उन्हें कन्विंस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। बोलने, समझने और समझाने की क्षमता जो है इसी के अंदर है। और फिर है स्मृति, मतलब आप कितनी चीज़ों को याद रख पाते हैं, ठीक है। तो स्मृति की जो क्षमता है वो है आपकी। फिर उसके बाद तर्क क्षमता जो है आपकी इसमें है, आप तर्क कैसे कर पाते हैं। अब यहाँ पे ये कुछ मॉडरेटली होगा, ठीक है। तो डी वाला जो है आपका सही है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, बुद्धि के संदर्भ में जी कारक है। जी कारक क्या है, मानसिक क्षमता को मापने के लिए सामान्य शब्द है। तो आपका ये जो है मानसिक क्षमता को मापने के लिए सिर्फ सामान्य शब्द है, जी फैक्टर जनरल फैक्टर है। बुद्धिमत्ता के निम्नलिखित 3 पहलुओं को स्टर्नबर्ग ने त्रियामी सिद्धांत से अलग रखा गया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, के बारे में समझ में आया भी होगा। तो यहाँ पे आप बताइए क्या होगा, कौन सी बुद्धि नहीं होगी। बुद्धिमत्ता के निम्नलिखित 3 पहलुओं की स्टर्नबर्ग ने जो बात की है त्रियामी सिद्धांत के ऊपर, उसमें क्या अलग रखा है आप खुद समझिए। अगर आप मेरे इस वीडियो को समझ रहे होंगे तो मुझे रिप्लाई करने में आपको देर नहीं लगेगी। बिल्कुल सामने है आपके आंसर, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने, कुछ आपको कुछ सोचना ही नहीं है। मैं फिर एक बार ये सॉफ्टवेयर पर आता हूँ इसको हाईलाइट करने के लिए। देखिए कंपोनेंशियल की बात करी है। अबे ये सॉफ्टवेयर तो क्यों इतना परेशान करता है। ये कंपोनेंशियल की बात की है कि नहीं, मैंने आपको बताया था कंपोनेंशियल भी हो सकती है, कॉन्टेक्चुअल भी हो सकती है, एक्सपेरिमेंटल हो सकती है, लेकिन सोशल नहीं हो सकती है। तो इसमें कौन सा नहीं है, सोशल वाला गलत है। तो आपका आंसर क्या हो गया, राइट। आपका आंसर ये वाला जो है राइट हो गया, ये सोशल वाला आपका ये आंसर राइट हो गया, ठीक है। अब आपका आ गया है ये कौन सा, तार्किक थ्योरी बुद्धि, तो मैंने आपको बता ही दी है। तार्किक थ्योरी बुद्धि पे बात हो गई, यूनिफैक्टर पे बात हो गई, ये सभी पे बात हो चुकी है। और अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट लगे, अगर आपको कुछ कहीं पे ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा,
ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा पर्पज़ था बुद्धि का भी थोड़ा सा और भी मटेरियल है जो जिसका वीडियो मैं आपको सेकंड वीडियो में दूंगा। ये तो पहला वीडियो था बुद्धि के ऊपर, और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि उस वीडियो को भी जल्दी से जल्दी कवर कर लूँ। बुद्धि का थोड़ा सा अभी कॉन्सेप्ट और है, जिसमें आपको बताना है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर का है। फिर उन्होंने 8 तरीके की बुद्धि की बात कही है शायद, जी 8 तरीके की कही है, नहीं 9 तरीके की है उनकी। जेपी गिलफोर्ड की है इमेज थ्योरी, त्रियामी बुद्धि। जेपी गिलफोर्ड की थ्योरी है डायमेंशियल इंटेलिजेंस 3D थ्योरी, या त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत दिया था जेपी गिलफोर्ड ने। ठीक है, तो ये बुद्धि के ऊपर दो दो टॉपिक हैं अभी और पढ़ाने हैं, वो इंशाल्लाह जल्दी पढ़ा देंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हुई हो, मेरे पढ़ाने में कोई गलती हुई हो, चूँकि मैं पहली बार कोशिश कर रहा हूँ, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरीके से समझाया जा सके। और वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए यहीं पे ख़त्म करेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और कोरोना का टाइम चल रहा है तो आप जो है सारे प्रिकॉशंस पे ध्यान दीजिएगा। और 23 जनवरी को जो आगामी यूपी टेट की परीक्षा है उसमें अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक, आप विजयी होंगे। आई विश टू you you achieve your goal, and you will be a future teacher, as I want to doing also for for achieving that goal. So thank you so much in this video, cooperate with this video. And if you have any question about uh, any of your doubt, you can leave a comment. I will be sure about that, I will be respond on that. Thank you so much. Allah Hafiz, take care, fi amanullah.